नमस्कार, डी न्यूज़ में आप सभी तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनामिका। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। डांसर रानी हत्याकांड में बहुत कुछ बात आई सामने। सीसीटीवी फुटेज से हुआ खुलासा। होटल के मैनेजर ने भी खोला राज। हर्ष फायरिंग में फंसे भाजपा नेता, विवादों से रहा है नाता। फजीहत में पड़े पार्टी के बड़े नेता। और शराब तस्करी के बड़े गिरोह का पर्दाफाश, कई कारोबारी गिरफ्तार, आधा दर्जन हथियार और मादक पदार्थ के साथ तस्कर भी चढ़े पुलिस के हत्थे। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। चतुर्भुज स्थान की डांसर रानी हत्या मामले में एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इस फुटेज को देखने से साफ कहा जा सकता है कि हत्या से पहले मनीष और रानी में विवाद हुआ था। वैसे पुलिस हर एंगल से जांच पड़ताल में जुटी है। उधर जिस होटल में रानी की हत्या हुई, उसके मैनेजर ने एक और चौंकाने वाली बात कही है। मुजफ्फरपुर के होटल सेंट्रल पार्क में डांसर प्रेमिका की हत्या के बाद प्रेमी द्वारा आत्महत्या मामले में सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज इशारा करता है कि हत्या के पहले दोनों के बीच विवाद हुआ था और इस विवाद को लेकर मनीष ने पहले निशा यानी रानी को गोली मार दी और उसके बाद खुद को भी खत्म कर लिया। पहले वीडियो में मनीष और रानी 7 फरवरी की शाम 7:34 पर बुलेट से होटल सेंट्रल पार्क पहुंचते हैं। गाड़ी से उतरने पर एक कुत्ता रानी को रोकने का प्रयास करता है, जिससे बचते हुए रानी होटल में पहुंच जाती है। मनीष भी बुलेट पार्क कर होटल के अंदर चला जाता है। दूसरा वीडियो रात 11 बजे की है। इसमें दिखता है कि रानी कमरे से निकलती है और सीढ़ियों से अंदर चली जाती है। उसके ठीक पीछे हेलमेट लगाए मनीष उसे बाल खींचकर अंदर ले जाता है। इस वीडियो को देखने से लगता है कि कुछ देर पहले दोनों के बीच किसी बात पर विवाद हुआ था। मनीष उसे बाल पकड़कर कमरे के अंदर ले जाता है। उसके बाद दोनों की लाशें ही बाहर आती है। इन दोनों फुटेज से पुलिस को एक अहम सुराग हाथ लगी है। वही पुलिस मानती है कि मनीष रानी को अपने मकसद से होटल में लेकर आया था। मौका मिलते ही उसने उसे खत्म कर दिया। इस प्रकार युवती की हत्या कर मनीष द्वारा आत्महत्या की पुलिस की थ्योरी सीसीटीवी की वजह से सही लगती है। वहाँ का सीसी फुटेज हमारे जो पुलिस उपाधीक्षक हैं उसको पूरी गहराई से देख रहे हैं और जो उनका रजिस्टर वगैरह है, कैसे एंट्री किया जाता है होटल के द्वारा, ये सारे बिंदुओं पे जांच की जा रही है। अगर जांच में अनियमितता अगर पाई जाएगी तो हम लोग उस होटल को बंद करने के लिए भी अनुमंडल पदाधिकारी को अनुशंसा भेजेंगे। सर, सिर्फ कपल और शराब परोसने की बात की जा रही है उस होटल में। ये तो अभी जांच का विषय है, जांच अभी चल रही है इस बिंदु पे और जांच में बातें स्पष्ट होगी तो होटल को भी सीज कराया जा सकता है। आपको बता दें कि कांटी के मनीष श्रीवास्तव और रेड लाइट एरिया की डांसर रानी के बीच प्रेम संबंध थे और रानी 2 महीने की गर्भवती भी थी। बीते 7 फरवरी को दोनों काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के अघोरिया बाजार स्थित होटल सेंट्रल पार्क में ठहरे थे और 8 फरवरी को उन दोनों का शव बरामद हुआ था। इधर होटल के मैनेजर ने इस बात का खुलासा किया है कि मनीष और रानी कोई पहली बार नहीं आए थे यहाँ। इससे पहले भी ये दोनों होटल सेंट्रल पार्क में आकर समय बिता चुके थे। हम इस वक्त मौजूद हैं अघोरिया बाजार के इसी सेंट्रल पार्क होटल के पार्किंग में। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यही वो पार्किंग है जहां पर पिछले 8 तारीख को दिन सोमवार था। रेड लाइट एरिया की रानी और कांटी का मनीष इसी होटल में, इसी पार्किंग में अपना गाड़ी पार्क किया और गाड़ी पार्क करने के बाद वो अंदर की ओर जाता है। सेंट्रल पार्क को सबसे पहले आपको हम दिखाना चाहेंगे तस्वीरें में। देखिए किस तरह से
ये होटल को पहले आपको हम दिखा दें, उसके बाद इसकी कहानी हम आपको बताते हैं। अंदर भी लिए चलेंगे और यहाँ पे कर्मी से ही बात करेंगे। देखिए यही पार्किंग है वो जिसमें जो मनीष है कांटी का वो बुलेट पार्क करता है यहाँ पे और वो अंदर प्रवेश करता है। यही वो रास्ता है सेंट्रल पार्क का जिससे जो मनीष है वो रानी को लेकर अंदर प्रवेश करता है। तस्वीरें आपके सामने हैं, देख सकते हैं। इस तरफ जो है सेंट्रल पार्क, इस तरफ रेस्टोरेंट्स है। सबसे पहले हम रेस्टोरेंट्स में चल के बात करने की कोशिश करेंगे, यहाँ के जो कर्मी हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मैनेजर साहब हमारे साथ हैं, हमारे साथ ये ऊपर चलेंगे और ये हम आपको लिए चलते हैं इसके फ्लोर पे और सीढ़ी के माध्यम से हम चलेंगे। तो आप आइए हमारे साथ। देखिए ये सीढ़ी है, एक तरफ लिफ्ट भी दिया गया है, उस तरफ लिफ्ट भी है और ये सीढ़ी के माध्यम से होटल में हम प्रवेश कर रहे हैं। होटल के फर्स्ट फ्लोर पे हम आ रहे हैं। देखिए होटल सेंट्रल पार्क के तीसरे मंजिल पे हम पहुंच चुके हैं। यही वो 301 नंबर कमरा है जिसमें रानी और मनीष की गोली मारकर हत्या की गई थी। और देखिए इसको सील कर दिया गया है पूरी तरह से प्रशासन के द्वारा। सुरक्षा कारणों से इसको सील किया गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही इसको खोला जाएगा। इसके ऊपर 4th मंजिल पर हम चलते हैं और दूसरा कमरा का सीन दिखाते हैं आपको। होटल सेंट्रल पार्क के कमरा नंबर 403 में हम इस वक्त मौजूद हैं। इसी तरह का जो 301 नंबर कमरा था, इसी तरह का वहाँ पर बेड है। इसी तरह के बेड पे जो रानी है वो रानी और मनीष सोई भी थी और जिसका हत्या किया गया। आप उस वक्त जिस समय बुकिंग की थी आप उस समय मौजूद थे? नहीं, उस दिन मेरा छुट्टी था। हम संडे को छुट्टी पे रहते हैं। कौन थे यहाँ पे? यहाँ पे अंकित रहते हैं। अंकित थे उस दिन। हाँ वो मैनेजर है। अच्छा। हाँ उस दिन वही थे। हमको सैटरडे को हम रात में गए 8 बजे, मेरा ऑफ तो हो जाता है ड्यूटी, तो हम संडे को नहीं आए और फिर मंडे को हम आए 10 बजे। अच्छा, क्या जानकारी मिली थी? हम 10 बजे आए तो पता चला कि वो रूम लगा हुआ है, चेकआउट करवाना है। तो 1 बजे चेकआउट का टाइम था तो हम लोग सोचे कि जो जल्दी करवा लेते। 12 साढ़े 12 बजे नॉक करवाए सभी स्टाफ से, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला। तो हम एक बार आए तो देखे कोई रिस्पांस नहीं, तो हम मालिक को कॉल किए, मालिक ऊपर कॉल किए प्रशासन को। 2 बार गोली चली, एक बार भी आवाज़ नहीं सुनाई पड़ा? सर उस रात में हम थे ही नहीं और यहाँ के स्टाफ लोग से पूछा गया तो बोला आवाज़ जरा सा भी नहीं आया। हाँ। कितना में बुकिंग किए थे रूम उस दिन? रूम सर वो अंकित ही बता सकते कितने में बुक किए थे, वो मेरे नॉलेज में नहीं। हम बात किए लेकिन वो हम उससे इस चीज़ को जानकारी नहीं लिए हैं कि कितने वो बुक किए हैं। ऐसी बात आ रही कि शराब भी परोसा जाता है यहाँ पे? नहीं सर, ये सब बात गलत है, अफवाह है ये सब अफवाह है। हाँ ऐसी बात नहीं। नहीं ऐसी बात नहीं, ये होटल है, बहुत प्रचलित होटल है, तो होटल को बदनाम करने के लिए अफवाह फैलाया जा रहा है। जो मृतक है उनके पास है जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भारी मात्रा में दोनों के पास शराब पीने की बात आई है। तो सर इसकी जानकारी तो हम नहीं दे सकते। हो सकता है जो आदमी है वो बाहर से भी पी के आ सकता है अंदर, तो बाहर से पी के आया होगा तो इसका नॉलेज तो होटल को होगा नहीं। हाँ, कोई भी आदमी अगर रूम बुक कराने आता है बाहर से पी के आ रहा है और वो सही से खड़ा है तो हम उसको कैसे पहचाने वो पिया हुआ है। मनीष कितना बार आया था यहाँ पे आप इससे पहले? 1-2 बार आया था मनीष। क्या वो बदल बदल के लड़की लाता था या रानी ही के साथ आता? नहीं, वही उसी के साथ आता था। अच्छा, आप सीसीटीवी में देख रहे होंगे कि उसके साथ मारपीट भी कर रहा है? हाँ वो तो फुटेज दिखा है हमको, फुटेज तो दिखा है कि हाँ वो लास्ट खींच के ले गया है अंदर लास्ट में। तो पहले भी मारपीट किया था? नहीं ऐसा कोई सीन नहीं था। उस दिन भी स्टाफ लोग बोला कि ऐसा कोई सीन नहीं था मारपीट का, कहीं से किसी को कुछ भनक नहीं था। हथियार वगैरह पहले से रखता था वो देखे थे? उसके हमको कोई जानकारी नहीं है। होटल बुकिंग करते हैं तो क्या आईडी वगैरह नहीं लेते हैं? आईडी तो लेते हैं। वो अंकित जो है, अंकित जो रूम बुक किया वो मनीष का आईडी लिया, बट लड़की जो बोली है उसको कि हम खाना पीना खा के चले जाएंगे। हाँ यही बात पे वो आईडी बोली कि नहीं हम निकल जाएंगे, तो वो नहीं लिया। क्या नाम लिखते हैं अपना? कौन? मेरा फ्रांसिस नाम हुआ। क्या है यहाँ पे आप? हम यहाँ के मैनेजर हैं। हम भी होटल मैनेजर को आप सुन रहे थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि उस दिन घटना के दिन नहीं थे, दूसरे मैनेजर थे। लेकिन सिटी एसपी ने साफ तौर पे कह दिया है कि होटल मालिक और होटल के मैनेजर पे पूरी तरह से दोनों संदेह के घेरे में हैं। दोनों के बारे में जांच किया जाएगा, होटल के बारे में जांच किया जाएगा और जांच के बाद जो उचित कार्रवाई होगी, अगर होटल सील भी करने का नौबत आती तो होटल को पूरी तरह से सील कर दिया जाएगा। कैमरा पर्सन रवि कान के साथ आमिर, डे न्यूज, मुजफ्फरपुर। एक बर्थडे पार्टी में हर्ष फायरिंग कर एक भाजपा नेता बुरी तरह फंस गए। नेताजी एक संगीन आपराधिक मामले के नामजद अभियुक्त रहे हैं, जेल भी जा चुके हैं। वहीं नानपुर बैंक डकैती में सरकारी गवाह भी है। अब एक बार फिर पार्टी के बड़े नेताओं को फजीहत झेलनी पड़ रही है।
बिहार में शराबबंदी के बावजूद नेता और जनप्रतिनिधियों के जश्न और मौज मस्ती पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। किसी समारोह में शराब पीने के बाद ये जश्न के जुनून में कुछ भी कर डालते हैं। बिहार में अब तक इस तरह के कई वीडियो वायरल हुए हैं, जिसमें कहीं नेताजी या जनप्रतिनिधि शराब के नशे में हर्ष फायरिंग करते नजर आए हैं, तो कहीं ऑर्केस्ट्रा गर्ल के साथ ठुमके लगाते हुए दिखाई दिए हैं। इन दिनों ऐसा ही वायरल हुआ एक वीडियो लोगों के बीच चर्चा के केंद्र में है। कांटी प्रखंड के एक भाजपा नेता इस वीडियो में शराब की मस्ती में इतने मस्त हैं कि एक बर्थडे पार्टी में शराबी फिल्म के गाने पर कुछ सेकंड के अंदर ही 5 राउंड फायरिंग कर दिए। बर्थडे पार्टी की भीड़ में हर्ष फायरिंग करते नेताजी को यह चिंता नहीं सताई कि हर्ष फायरिंग के दौरान किसी को गोली लग सकती है। वीडियो में हर्ष फायरिंग करते दिख रहे भाजपा नेता कांटी प्रखंड के मानिकपुर नरोत्तम पंचायत के मुखिया भी बताए जा रहे हैं। साथ ही ये फिलहाल भाजपा पंचायती राज प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं। अब जब ऐसे जिम्मेदार नेताजी और मुखिया जी बर्थडे पार्टी में शराब पीकर भीड़ में अंधाधुंध हर्ष फायरिंग करते नजर आए तो सहज ही समझा जा सकता है। जो भी हुआ उसके ऊपर कार्रवाई हुई। अहियापुर पुलिस ने शराब तस्करों के एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 7 कारोबारियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही हथियार और नशीले पदार्थ की तस्करी में शामिल आधा दर्जन अपराधी पकड़े गए। विधायक मुसाफिर पासवान के पेट्रोल पंप के पास दिल्ली से आई बस में शराब रखे होने की सूचना पर पुलिस ने तुरंत धावा बोल दिया। बस के अंदर से काफी मात्रा में हरियाणा निर्मित शराब बरामद किए गए। पुलिस ने बस के चालक किशन कुमार और खलासी जितेंद्र के साथ 5 शराब कारोबारियों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए संतोष और प्रमोद बोचहा का ही है, वहीं प्रवीण रंजीत और भूषण मीनापुर इलाके का रहने वाला है। सिटी एसपी राजेश कुमार के अनुसार मुख्य कारोबारी संतोष का चाचा है। ये सभी मिथिलेश, विक्रम, अंकित, रामप्रवेश, सहनी और धीरज को बेचने के लिए शराब मुहैया कराते हैं। इधर दामोदरपुर हाउसिंग बोर्ड ऑफिस के पास हथियार और नशीले पदार्थ की खरीद बिक्री के लिए इकट्ठा हुए सदातपुर के मोहम्मद शाहिद, कोलवा पैगंबर के मोहम्मद सजाद, नरसंडा के मोहम्मद जावेद और विकी, काठी कोठिया के जितेंद्र के साथ दामोदरपुर के दीपक को पुलिस ने दबोच लिया। इन सभी के पास से 2 देसी कट्टा और 2 गोली के साथ अपाची बाइक बरामद किए गए। पिछले 24 घंटे में मुजफ्फरपुर पुलिस को 1 दर्जन से अधिक अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी में सफलता प्राप्त हुई है। पहली घटना अहियापुर थाना क्षेत्र से पुलिस उपाधीक्षक के नेतृत्व में एक अवैध शराब का खेप हरियाणा से आने की सूचना मिली थी। उस सूचना के आलोक में कार्रवाई करते हुए एक हरियाणा से निबंधित टूरिस्ट बस को चेक किया गया। चेक करने पे उसमें 6 व्यक्ति सवार थे। उनको हिरासत में लेते हुए जब गाड़ी की तलाशी ली गई तो सीट के नीचे एक चैम्बर तहखाना टाइप का बना हुआ था, उसमें काफ़ी मात्रा में विभिन्न ब्रांड के शराब की बरामदगी हुई है। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये रही इसमें कि सीधे हरियाणा से एक खेप आ रहा था और इसमें गिरफ्तार व्यक्तियों में 2 एक सोनीपत हरियाणा के हैं और एक दिल्ली से हैं। बाकी 4 स्थानीय हैं और एक व्यक्ति को इन लोगों के निशानदेही पे जिन्हें एक खेप पहुंचाना था उनकी गिरफ्तारी हुई है। इस मामले में एक ओमनी कार को भी बरामद किया गया है। दूसरी एक ये कहाँ उतारना था इस माल को, इस खेप को कहाँ उतारना था? ये बोझा के लिए जा रहा था ये माल और गिरफ्तार लोगों ने बताया है कहाँ पे ले जाना था, जिसके विरुद्ध अभी पुलिस की कार्रवाई जारी है। आर्म्स की भी रिकवरी इन लोग के पास है? नहीं, आर्म्स की रिकवरी इनके पास से नहीं है। दूसरी एक महत्वपूर्ण घटना काटी क्षेत्र की थी, जहां थानाध्यक्ष काटी को सूचना मिला कि काटी हाउसिंग बोर्ड के पास में कुछ अपराधकर्मी पिकअप और फ्लिपकार्ट के जो डिलीवर बॉय होते हैं उनको लूटने की योजना बना रखे थे, जिसकी सूचना उन्हें मिली। सूचना पर तत्काल उन्होंने कार्रवाई किया और मौके वारदात से एक मोटरसाइकिल के साथ में 6 व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जिसकी तलाशी ली गई तो उनके पास से 2 अवैध देसी कट्टा और गोली के साथ में बरामदगी हुई है।
इस तरह एक लूट की घटना होने से पुलिस के द्वारा बचाया गया। इस 6 गिरफ्तार में से एक का तो अभी पता चला है आपराधिक इतिहास है, जो कि छिनतई की घटना में जेल भी गए थे। बाकी 5 का आपराधिक इतिहास पुलिस खंगाल रही है। किसी गैंग से जुड़ा हुआ है इन लोगों का? इस बिंदु पर भी पुलिस अभी जांच कर रही है। वैसे 6 व्यक्ति हैं तो इनका एक गैंग तो अपने आप ही बन जाता है। इधर 52 बीघा में बने मिठनपुरा थाने के नवनिर्मित भवन के निर्माण के दौरान नाले पर हुए अतिक्रमण के बाद से वार्ड 47 व 48 के बीच बसे कन्हौली मठ माई स्थान मोहल्ले के लोग जल जमाव झेलने को मजबूर है। 5000 की आबादी बुरी तरह से प्रभावित है। सबसे ज्यादा परेशानी बच्चे और महिलाओं को हो रही है। जल जमाव की अस्थायी निदान न होने से मोहल्ले के लोगों में काफी आक्रोश है। वार्ड 47 की पार्षद गीता देवी का कहना है कि अगर जल्द ही जल जमाव से निजात नहीं मिला तो दोनों वार्ड के लोग नगर निगम में धरना देंगे। यहाँ पर परेशानी है कि ये रोड के पश्चिम में है आपको वार्ड 47 और रोड के पूरब में है वार्ड 48 और ये रोड बनी है लगभग आपको 98 में, यानी कि 1998 में जब विजेंद्र चौधरी जो बनाया था वही बना हुआ तक रोड है। और हमारे निवर्तमान ये विधायक आते हैं जाते हैं, लेकिन उनको आज तक नज़र नहीं पड़ा। अभी तो विधायक क्या परेशानी हो रही है? परेशानी है कि रात दिन देख रहे हैं आप लोग कि नाला पूरा डूबा हुआ है। हम लोग नाले में निकल कर बच्चे लोगों को स्कूल जाने में दिक्कत हो रहा है, डॉक्टर के अंदर जाने में दिक्कत हो रहा है। ये मृत्यु उपरांत जो है ना सब ले आने में कठिनाई होती है। लेकिन हम लोग ने क्या नाम है ये नगर आयुक्त से भी मिला है, कई बार हम लोग जाके मिले हैं, वो सिर्फ आश्वासन देते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। और अभी हम माने आपको 20 रुपये पहले हमने टैक्स भरा है। ये लोग कुछ सुन रही नहीं, नगर निगम में सुन रहे हैं ना दोनों वार्ड पार्षद सुन रहा है, समझे। वो कहता है कि हमरा में है, वो कह रहा कि हमरा नहीं है, तो जनता कहाँ जाएगी? सीमा को लेकर परेशानी हो रही है। बस सीमा को 47 के वार्ड पार्षद कहती है कि वो 48 का लेना है, 48 वाला करेगा, 48 वाला कहता है नहीं ये 47 वाला करेगा। देखिए ऐसे आबादी इधर से जाने की आबादी जो दोनों है 47 और 48 का कम से कम 5000 की आबादी है जिनका रास्ता यही है। और जहाँ तक वार्ड की झगड़ा कभी भी नहीं है, चूँकि हम लोग जो एप्लीकेशन लिख करके देते हैं उसमें हम मोहम्मद हसन से भी सिग्नेचर करवाते हैं, क्योंकि हम लोगों को मतलब ये देखना है कि काम होना चाहिए। क्योंकि 47 जनप्रतिनिधि है यहाँ का, 2 साल से यहाँ जनता परेशानी में झेल रही है, क्या कहिएगा? 2 साल से हम लगातार नगर आयुक्त को, जब से हम मतलब एप्लीकेशन देना शुरू किए हैं तब से तीसरा नगर आयुक्त हैं, और हम लगातार उनके चैम्बर में जा कर के ये कहते हैं कि आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि एक बार कन्हौली मठ में चलकर देखा जाए। लेकिन 3 नगर आयुक्त बदल गए, आज तक कन्हौली मठ में आकर देखे भी नहीं कि हम लोग कितने परेशानी झेल रहे हैं। यहाँ मंदिर है, 3 मंदिर है, स्कूल है, 2 स्कूल है, और अभी फिलहाल में इधर का रास्ता जो टूटा हुआ है उसमें मोटरसाइकिल दूध वाला फंसा और गिरा, उसका पैर टूट गया, और हम खुद खड़े होकर इस तमाशा को देखते रहे। क्योंकि मेरे बस की नहीं बात है कि हम अपने बना दें, जब तक प्रशासन नहीं चाहेगी तब तक तो कोई नहीं बना सकता। नाले पे अतिक्रमण की बात आ रही है सामने, तो अतिक्रमण हटाया क्यों नहीं? जी नहीं, अतिक्रमण नाला पर नहीं है, अतिक्रमण नाला के पीछे है। ये अतिक्रमण है मिठनपुरा थाना का, जो मिठनपुरा थाना जब से बना है तब से भर दिया गया है और उसका पानी का निकासी रुक गया है। पूजा पाठ वाले को भी दिक्कत है, शादी ब्याह के मौसम में भी दिक्कत होती है, बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत परेशानी है। हाँ, बहुत परेशानी है, बहुत ही परेशानी है। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर गुरुवार को सोनपुर मंडल के डीआरएम अनिल कुमार गुप्ता ने पूरे स्टेशन परिसर का निरीक्षण करने के साथ आरआरआई बिल्डिंग का भी मुआयना किया। वहीं उन्होंने पेंडिंग काम को जल्दी पूरा करने का दिशा निर्देश दिया। कहा कि प्रयास है कि यात्रियों को हर सुविधा मिले जो उनके लिए जरूरी है। आरआरआई और यार्ड रिमॉडलिंग यहाँ होने वाला है मुजफ्फरपुर में, उसी का निरीक्षण किया जा रहा है। उसका सैंक्शन हम लोगों का बहुत दिन से हम लोग इंतज़ार कर रहे थे, अब उसका सैंक्शन फाइनल स्टेज में है, आने वाला है। काम भी जो आरआरआई की प्रक्रिया है एनआई और प्री एनआई से होता है, वो अब शुरू करने की प्रक्रिया चालू करने वाले हैं। शुरू हो जाएगा अब 1 आध हफ्ते के अंदर में, और उसके बाद उसका टोटल प्रक्रिया जो है सो 23 और 3 26 दिन का है।
26 दिन में कंप्लीट हो जाए। बिहार राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष विधानंद विकल ने गुरुवार को मुजफ्फरपुर आगमन पर संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर जन वितरण, आंगनबाड़ी, मध्याह्न भोजन योजना की समीक्षा की। एसएफसी के गोदामों की स्थिति, उसकी क्षमता, वहां से उठाव एवं वितरण के कार्य की भी समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि मार्च माह तक सरकार की ओर से मुफ्त अनाज उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि आपूर्ति विभाग, शिक्षा विभाग से संबंधित मध्याह्न भोजन एवं आईएसडीएस से संबंधित पोषाहार वितरण जैसे योजनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। इसकी क्रियान्वयन में पारदर्शिता हर हाल में सुनिश्चित हो। आज के जो बैठक का मुख्य एजेंडा यह है कि फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 उसके तहत 3-4 डिपार्टमेंट है। एक तो पीडीएस सिस्टम जो खाद्य आपूर्ति से जुड़ा हुआ है, दूसरा बिहार खाद्य निगम से जुड़ा हुआ मामला डिपार्टमेंट है, आईसीडीएस और मध्याह्न भोजन। तो ये चारों जो डिपार्टमेंट है उसका काम कैसे चल रहा है उसी पर हमको बात करनी है। और पिछले समय में भी हम यहाँ पर आए हुए थे तो कुछ टास्क दिए थे, तो वो टास्क पूरा हुआ कि नहीं उसका भी समीक्षा करेंगे। और इसके बाद में कुछ नए जो बात निकल के आएंगे वहाँ मीटिंग के बाद, तो हम जो निर्देश देंगे फिर आपको हम बताएंगे। तो मुख्य मकसद है हमारा कि हमारा आयोग 2014 से बना है, एक्ट 2013 में बनी है और हमें अभी वार्षिक प्रतिवेदन भी तैयार करना है, सरकार को देना है। तो अभी इस जिला में फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो विभागों में 3-4 विभागों में जो काम चल रहे हैं उस जिला में उसकी क्या स्थिति है, कानून का अनुपालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसकी समीक्षा हम कर लेंगे और फिर आपको फीडबैक देंगे। तीनों जगह हमने इस अध्ययन में इस रिपोर्ट में लाया है कि कितने इस जिला में पीडीएस के रिक्तियां हैं, जन वितरण दुकानों की कितना रिक्तियां हैं, दूसरा मध्याह्न भोजन में रसोइया के कितना रिक्तियां हैं, और फिर आईसीडीएस में कितने आंगनबाड़ी केंद्र सृजित हैं और उसमें से सृजित में से कितने कार्यरत हैं, कितने रिक्त हैं। और यह भी हमने अपने बात को रखा है कि कितने प्राइवेट आवास में आंगनबाड़ी चल रहे हैं, कितने सरकारी भवन में हैं, कितने मॉडल हैं। तो ये सारे रिपोर्ट हम लोग ले रहे हैं और उसमें हम अगर स्कीम चल रहा है, पोषाहार वितरण हो रहा है मध्याह्न भोजन में, तो हमें भी कहते हैं कि हमको फ़ोटो दीजिए, आप फ़ोटो दीजिए कि आप बांट रहे हैं कागज़ पर या ऐसे। तो ज़मीनी हकीकत को हम समझने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। हम वहाँ तक जो हमारे दिमाग में है, हमारा जो विजन है और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो मिशन है उसको हम पूरा कर देंगे। यहाँ पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ संचालक मोहन भागवत 13 फरवरी को मुजफ्फरपुर आएंगे। वह अगले दिन मुजफ्फरपुर में नवनिर्मित उत्तर बिहार प्रांतीय संघ कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। यह पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा संघ कार्यालय होगा। सरसंघ संचालक 14 फरवरी को ही औराई प्रखंड के राजखंड गांव में इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्म हाउस देखने जाएंगे। सरसंघ चालक जी का आगमन दिनांक 12 फरवरी को है, तो अपने यहाँ रात्रि तक दिनांक 12 फरवरी को वो पहुँचेंगे। तो 12 तारीख को कोई कार्यक्रम नहीं है। 13 तारीख को दिन भर बैठकों का दौर है, जिसमें प्रांत कार्यकारिणी और क्षेत्र कार्यकारिणी प्रथम 2 सत्र में बैठेंगे और भोजन के पश्चात जो अपने प्रांत की गतिविधि है संघ की, उस गतिविधि के प्रमुख लोगों के साथ वो बैठक करेंगे। तो 13 तारीख को कुल इतने कार्यक्रम हैं। 14 तारीख को उनका प्रातः में निकलना होगा औराई के लिए। वहाँ एक प्रकल्प देखने जा रहे हैं जो जैविक कृषि से संबंधित है, गोपाल शाही जी का, वहाँ जाएंगे। वहाँ से आने के पश्चात 14 तारीख को ही दिन में 3 बजे इस कार्यालय का नवनिर्मित भवन का लोकार्पण है और लोकार्पण के पश्चात रात्रि 14 तारीख को ही उनको वापस यहाँ से पटना होते हुए लौटना है। फिर आगे के कार्यक्रम के लिए वो जाएंगे। गुरुवार को जिलाधिकारी प्रणव कुमार काटी प्रखंड मुख्यालय पहुंचे, जहां जिलाधिकारी के पहुंचते ही अंचल कार्यालय, प्रखंड कार्यालय सहित अन्य कार्यालयों में हड़कंप मचने लगा। वहीं निरीक्षण के दौरान प्रखंड में सरकार की जो योजनाएं हैं उनमें गति लाने का निर्देश दिया गया। साथ ही अंचल कार्यालय में दाखिल खारिज में तेजी लाने के साथ साथ प्रखंड क्षेत्र में नल जल योजना को लेकर कहा कि घरों में कनेक्शन देने के लिए निर्देशित किया गया है।
में जो सरकार की महत्वपूर्ण स्कीम्स हैं उसको तेज करने का निर्देश दिया गया है। बेसिकली अंचल में पाया गया कि थोड़ा दाखिलकारी की स्पीड को और बढ़ाने की आवश्यकता है, उसके लिए निर्देशित किया गया है। और अनुग्रह अनुदान के मामले में कुछ मामले पेंडिंग थे जिसको तुरंत स्वीकृति कराई गई है, तो आज कई लोगों को उसमें पेमेंट भी कराया जा रहा है। इसी तरह प्रखंड में नल जल योजना में सभी घरों में कनेक्शन देने के लिए निर्देशित किया गया है। कुछ जगह पाया गया है कि अभी विद्युत का कनेक्शन नहीं हुआ है, तो उसको शीघ्र कराने का निर्देश दिया गया। सर, एक मामला एनटीपीसी में, सर एनटीपीसी की बैठक पिछले दिनों जिलाधिकारी आपके अध्यक्षता में हुई थी और कमेटी बनाने की बात कही गई थी डीडीसी की अध्यक्षता में निरीक्षण करने के बाद। सर, उस पर क्या कुछ कार्यविधि कितना आगे बढ़ रहा है? निरीक्षण के लिए कमेटी बना दी गई, कमेटी अपना काम कर रही है। अभी निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण में जो सरकार की महत्वपूर्ण स्कीम्स हैं उसको तेज करने का निर्देश दिया गया है। बेसिकली अंचल में पाया गया कि थोड़ा दाखिलकारी की स्पीड को और बढ़ाने की आवश्यकता है, उसके लिए निर्देशित किया गया है। और अनुग्रह अनुदान के मामले में कुछ मामले पेंडिंग थे जिसको तुरंत स्वीकृति कराई गई है, तो आज कई लोगों को उसमें पेमेंट भी कराया जा रहा है। इसी तरह प्रखंड में नल जल योजना में सभी घरों में कनेक्शन देने के लिए निर्देशित किया गया है। कुछ जगह पाया गया है कि अभी विद्युत का कनेक्शन नहीं हुआ है, तो सरस्वती पूजा को लेकर मूर्तिकार दिन रात एक कर प्रतिमाओं को तैयार करने में जुटे हैं, लेकिन खरीदारों के नहीं पहुंचने के कारण कारीगरों में निराशा का माहौल है। मूर्तिकारों का कहना है कि इस बार आधे से भी कम मूर्तियों की ही बुकिंग हुई है और महंगाई के कारण ग्राहक खरीदार पैसा भी उतना नहीं देना चाहते, जिस कारण मूर्ति बनाने की अब इच्छा नहीं होती है। कोरोना के काल में सर तो बिक्री का नहीं चल रहा है, क्या किया जाए। महंगाई सामान, इतना सामान महंगा हो गया और हम लोग तो आशा पर ही है कि बिके, गाँकी 15-20 को कम से कम आ जाते थे, बिक जाता था, 25-30 को मूर्ति बिक जाती थी यहाँ पर से। लेकिन अब तो इस बार 15 तारीख का ही इंतज़ार है कि 15 तारीख को क्या होता है मार्केट का। स्टाफ भी रखे होंगे? स्टाफ तो है, अब बाले बच्चे खटते हैं, स्टाफ भी है, दो स्टाफ है, बाकी बाल बच्चा है। और विशेष महंगाई बहुत चरम सीमा पर है। मार्केट में जो मूर्ति आता है खरीदने तो कहता है वो इतना दाम हो गया, इतना दाम हो गया। पब्लिक देखिए क्या होता है। कोरोना काल के लिए सब जो भी पूछने भी आता था उस बार तो साफ ही नहीं आ रहा है। तो देखिए, तो हम बना तो रहे हैं लेकिन अभी तो बुकिंग नहीं हुआ है। बुकिंग हुआ तब न। कर्ज लेकर बना रहे हैं? हाँ, कर्ज लेकर बना रहे हैं। देखिए क्या आशा है? सर यही है कि बिक जाए जल्दी से। बिक जाए। मेहनत कर रहे हैं पूरी? मेहनत कर रहे हैं। और सर पहले से बुकिंग वगैरह कुछ हुआ है क्या? नहीं, अभी तो नहीं कुछ हुआ है। गुरुवार को चलाए गए हाउस टू हाउस टीवी मरीजों का सक्रिय खोज अभियान में 350 से भी अधिक मरीज मिलने के बाद जिला यक्षमा केंद्र में हड़कंप मच गया है। जिला यक्षमा पदाधिकारी अमिताभ सिन्हा ने बताया कि ज्यादातर मरीज शहर के पॉश इलाके से है, जो कि चिंता का विषय है। इसके बाद उन्होंने टीबी का मूल कारण प्रदूषण और खानपान में कमी को बताया। पूरे गंभीरता से ले रहा है और हमारा लक्ष्य यही है कि हम उन्मूलन करें। जितना ज़्यादा हम जांच करेंगे, जितने लोगों को हम डायग्नोसिस कर पाएंगे, उनका हम निराकरण करेंगे, उनका निदान करेंगे, उतना केस में कमी भी आएगी। फिलहाल जो केसेस आ रहे हैं उनको लिया जा रहा है और उनका संपूर्ण इलाज किया जाता है। आपको पता ही है कि मुफ्त जांच होती है और मुफ्त दवा का वितरण होता है और इलाज के दौरान 500 रुपये प्रति माह मरीजों को भी दिया जाता है। टीवी के काफ़ी जागरूकता प्रोग्राम भी चल रहे हैं, उसके बावजूद शहर का पॉश इलाकों में इतने ज़्यादा मात्रा में आना। जो सघन इलाका है, जहाँ ओवर क्राउडिंग है, जहाँ पर न्यूट्रिशनल माल न्यूट्रिशन है, जहाँ पर गरीबी है, वहाँ पर ये बीमारी ज़्यादा फैलती है। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। गुरुवार को गन्नीपुर स्थित न्यूजनाली केंद्र में महाराष्ट्र की कंपनी पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट द्वारा लगभग 200 पदों पर नियुक्ति को लेकर जॉब कैंप लगाया गया। जिला नियोजन पदाधिकारी शिखा रॉय ने बताया कि जॉब फेयर में लगभग 350 बेरोजगार युवाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया, लेकिन इंटरव्यू के पश्चात 200 युवाओं को ही चयनित किया गया है। ये जो जॉब फेयर आज लगाया गया है ये पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा है और 200 वैकेंसी है इसमें। और हम लोगों ने 200 वैकेंसी के अगेंस्ट में कम से कम 300 बच्चों को बुलाया है। अभी उन लोगों का इंटरव्यू चल रहा है, एक बैच जा चुका है
दूसरे की इंटरव्यू चल रही है और एक बैच अभी फिर हम लोग लेंगे इंटरव्यू के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि बच्चों को इसमें रोज़गार मिल जाए। कंपनी अच्छी है और 12,000 प्लस एकोमोडेशन मिलेगा इसमें। ट्रेनिंग के पद पर ये लोग ले जाएंगे, 2 साल ट्रेनिंग चलेगी, उसके बाद बच्चों को एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा इसमें। एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय के 53वीं पुण्यतिथि के अवसर पर नागरिक मोर्चा के द्वारा भारत माता नमन स्थल पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा, अधिवक्ता अरुण शुक्ला सहित उपस्थित लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की आज 53वीं बलिदान दिवस है। आज ही के दिन 1968 में महान देशभक्त को मुगल सराय स्टेशन के पास उनकी हत्या करवा दी गई। इतना महत्वपूर्ण चिंतन और विचार, इतना महान कार्य वे आजीवन करते रहे, जिससे कि विरोधी काफी घबराहट में था, विरोधी घबराए हुआ था, हताश था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अंदर अपना संपूर्ण जीवन को समर्पित करने वाले महान देशभक्त, जो बाद में जनसंघ के संस्थापक हुए। आज के खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नए खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारे डे न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।